नमस्कार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं नरेंद्र विश्वकर्मा एक बार फिर से आपके अपने चैनल इंडियन नर्सिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमारा आज का टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ डिसीज कॉजेशन। तो चलो शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर क्लास से आपको कुछ भी सीखने को मिले तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। कंसेप्ट ऑफ डिसीज़ कॉजेशन। डिसीज़ का क्या कंसेप्ट होता है, डिसीज़ क्यों होती है और इसकी थ्योरीज क्या क्या हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ डिसीज़। डिसीज़ क्या है, डिसीज़ को हम कैसे बता सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो डिसीज़ क्या है, एक टर्म है। टर्म डिसीज लिटरली मीन्स विदाउट इजी। जब इजी नहीं है तो क्या है, अनइजी है। इजी नहीं है तो अनइजीनेस फील होगी। तो यही अनइजीनेस जो है वो डिसीज़ है। या हम कह सकते हैं कि इजी का अपोजिट क्या है, डिसीज़। इजी का अपोजिट क्या होता है, डिसीज़ होता है। एक साइंटिस्ट थे बेवेस्टर। उन्होंने कैसे डिफाइन की थी डिसीज़ को। उन्होंने डिफाइन किया था कि डिसीज़ क्या है, एक कंडीशन है। डिसीज़ एज ए कंडीशन इन विच बॉडी हेल्थ इज इम्पेयर्ड। उन्होंने कहा था डिसीज़ इज ए कंडीशन in which body health is impaired। मतलब इनका कहना था कि डिसीज एक कंडीशन है जिसमें बॉडी हेल्थ क्या होती है, इम्पेयर्ड हो जाती है। मतलब ए डिपार्चर, इसका क्या मतलब है, डिपार्चर फ्रॉम स्टेट ऑफ हेल्थ। मीन्स हेल्थ की जो स्टेट है उससे बॉडी हेल्थ जो है डिपार्चर हो गई। या इनका कहना है कि डिसीज़ कंडीशन वो है जिसमें बॉडी हेल्थ जो है इम्पेयर्ड हो जाती है। हेल्थ अगर इम्पेयर्ड हुई तो क्या है, डिसीज़ है। ये किसने बताया था, बेवेस्टर ने बताया था। और सिंपल भाषा में अगर अपन कहें कि डिसीज़ क्या है, तो डिसीज़ क्या है, डिसीज़ इज़ ए फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डिसफंक्शन। अगर आपके फिजियोलॉजिकल फंक्शन में, जैसे आप सुबह उठते नहाते धोते हो, खाना पीना खाते हो, ऑफिस जाते हो या क्लास जाते हो या XYZ जो भी आपके डेली रूटीन वर्क करते हो, अगर आप प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं तो आपके फिजियोलॉजिकल फंक्शन सही चल रहे हैं। लेकिन अगर आप डेली रूटीन वर्क नहीं कर रहे हैं, आप डेली उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, नाश्ता खुद बनाते हैं या खाते हैं जो, लेकिन आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो, आपको वीकनेस फील हो रही है, तो इसमें क्या आपका फिजियोलॉजिकल जो फंक्शन है वो क्या हो गया है, डिसफंक्शन हो गए हैं। तो या तो फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल मतलब मानसिक स्थिति से संबंधित। मीन्स इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम द सिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन, डिलेरियम, इल्यूजन, हेलुसिनेशन, ऐसा कोई भी साइकोलॉजिकल डिसफंक्शन जब नॉर्मल नहीं है फंक्शन तो डिसफंक्शन है। तो या तो साइकोलॉजिकल डिसफंक्शन या फिजियोलॉजिकल डिसफंक्शन को क्या कहते हैं, डिसीज़ कहते हैं। अब हम नॉर्मल रहेंगे, देखो साइकोलॉजिकल डिसफंक्शन में मुझे लगता है फिजियोलॉजिकल डिसफंक्शन आपको क्लियर समझ में आया होगा कि हम डेली रूटीन के काम जो करते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या है, फिजियोलॉजिकल डिसफंक्शन। साइकोलॉजिकल मतलब हम जैसे रस्सी को रस्सी समझते हैं, है ना, छड़ी को छड़ी समझते हैं, रस्सी को स्नेक तो नहीं समझ लेते, मतलब सांप तो नहीं समझ लेते। लेकिन कुछ बीमारी होती है जैसे उसमें क्या होता है कि रस्सी को सांप समझ लेता है। साइकोलॉजिकल जो फंक्शन है वो इम्पेयर्ड हो जाता है। या OCD होती है, उसमें बार बार हम चेक करते हैं उसमें
लोग लगा नहीं लगा, ऐसा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ऐसे किसी भी प्रकार का नॉर्मल जो साइकोलॉजिकली फंक्शन नहीं है, वो जब डिसफंक्शन होता है तो उसे कहते हैं साइकोलॉजिकल डिसफंक्शन। तो ये है डिसीज़। नेक्स्ट इलनेस। इलनेस इज ए सब्जेक्टिव स्टेट ऑफ पर्सन हु फील्स अवेयर ऑफ नॉट बीइंग वेल। इलनेस एक सब्जेक्टिव स्टेट है जब पर्सन को लगता है कि वो खुद फील करता है कि यार आई एम नॉट वेल। तो उस कंडीशन को जब पर्सन खुद सब्जेक्ट ये फील करता है कि आई एम नॉट वेल, तो उस कंडीशन को कहते हैं इलनेस। नेक्स्ट है सिकनेस। सिकनेस ये क्या है, एक स्टेट ऑफ सोशल डिसफंक्शन की स्टेट होती है। सोशल डिसफंक्शन की स्टेट है जिसमें इंडिविजुअल क्या करता है, एज्यूम करता है, ऐसा सोचता है कि यार मैं बीमार हूँ, तो उस कंडीशन को कहते हैं सिकनेस। ये जो स्टेट है ये सोशल डिसफंक्शन की स्टेट है। इसमें पर्सन कैसा रोल करता है, वो एज्यूम करता है कि आई एम ए सिक। जब उसको ऐसा लगता है तो उसको सिकनेस कहते हैं। अब इसमें डिसीज़ जो हो रही है, डिसीज़ हो गई, लेकिन क्यों हो रही है, तो इसकी कुछ थ्योरीज दी गई हैं। तो जब तक बिफोर डिस्कवरिंग ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी होने के पहले, जब लुईस पास्चर ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी की, इसके पहले कई सारी थ्योरीज दी गई थी, जो सब थ्योरी बताती थी कि नहीं इस वजह से डिसीज़ हो रही है, इस वजह से डिसीज़ हो रही है, ऐसा। तो इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थ्योरीज थी? पहली थी जर्म थ्योरी, सेकंड एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, थर्ड मल्टी फैक्टरल कॉजेशन थ्योरी, फोर्थ वेब ऑफ कॉजेशन थ्योरी। तो हम 1 बाय 1 इन सारी थ्योरीज को देखते हैं। फर्स्ट, जर्म थ्योरीज। जर्म थ्योरी क्या? इस थ्योरी से अकॉर्डिंग टू द दिस थ्योरी देयर इज ए वन सिंगल स्पेसिफिक कॉज ऑफ एवरी डिसीज। इस थ्योरी में क्या बताया गया है कि हर एक डिसीज होने के पीछे एक सिंगल स्पेसिफिक कॉज होता है जिसकी वजह से कि डिसीज होती। दिस इज रिफर टू वन रिलेशनशिप बिटवीन द कॉजेटिव एजेंट एंड डिसीज। मीन्स इस जर्म थ्योरी में बोला गया है कि किसी भी डिसीज होने का एक सिंगल कॉजेटिव एजेंट या कारक होता है, उसकी वजह से डिसीज होती है। जैसे उदाहरण के लिए ट्यूबरकुलोसिस। मीन्स अगर टीबी हो रही है किसी पेशेंट को, ट्यूबरकुलोसिस, तो किसकी हो रही? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई की वजह से हो रही है। तो डिसीज़ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई नाम का बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है। इसमें कहा गया है कॉजेटिव एजेंट क्या होगा, ये मेन में इन्फेक्शन करेगा तो क्या होगा, डिसीज़ होगी। डिसीज़ ये क्या हो गया, ये कॉज हो गया, और इसका इफेक्ट, ये डिसीज़ क्या इफेक्ट हो गया। इस थ्योरी के अंतर्गत यह बताया गया है। अब नेक्स्ट थ्योरी है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। है ना, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में क्या बताया गया है? इस थ्योरी अकॉर्डिंग टू द दिस थ्योरी एवरीवन एक्सपोज्ड टू डिसीज एजेंट डिड नॉट कॉन्टेक्ट द डिसीज। मतलब हर एक व्यक्ति जो डिसीज एजेंट के कांटेक्ट में, उसको डिसीज़ हो जाएगी ये ज़रूरी नहीं है। इसके लिए इट और भी चीज़ें मतलब रिस्पॉन्सिबल होती है, नॉट ओनली एक एजेंट ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, एक जर्म ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जैसा कि जर्म थ्योरी में बताया गया था, उसमें क्या बताया गया था जर्म थ्योरी में कि एक बैक्टीरिया आया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, और उसने क्या कर दिया, ट्यूबरकुलोसिस को, डिसीज़ को उत्पन्न कर दिया। लेकिन इसमें बताया ऐसा नहीं है, एक सिंगल एजेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। दिस मीन्स इट इज़ नॉट ओनली द पॉजिटिव एजेंट, ओनली पॉजिटिव एजेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है डिसीज़ के लिए, बट इसके अदर फैक्टर भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि मेन मीन्स होस्ट और इन्वायरमेंट। मेन और इन्वायरमेंट भी इसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं, तभी डिसीज़ हो सकती है। ये एजेंट, इसमें एजेंट बताया है कि एजेंट चाहिए, होस्ट और इन्वायरमेंट, तीन चीज़ मिलके ही ये ट्रायड बनता है। एजेंट, होस्ट और एनवायरमेंट, तभी कोई डिसीज़ हो सकती है। एजेंट क्या हो सकता है? बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, पैरासाइट। होस्ट क्या हो सकता है कि किसको डिसीज़ होगी? वो पर्सन, वो मेन जो इसके लिए ससेप्टिबल है, वो होस्ट है। और इन्वायरमेंट मतलब सैनिटेशन कहता है, साफ़ सफाई कहती है, कैसी है, वाटर की फैसिलिटी कैसी है, इन्फेक्टेड वाटर, साफ पानी आ रहा है नहीं आ रहा है, या एयर
पोल्यूशन या नॉइज़ पोल्यूशन। तो ये तीनों चीज़ें जब होगी तभी कोई डिसीज़ हो सकती है, इसमें बताया गया है। नेक्स्ट थ्योरी है मल्टी फैक्टरल कॉजेशन थ्योरी। इस थ्योरी में बताया गया है कि कोई भी डिसीज़ होने का कारण सिर्फ एक ही फैक्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, बल्कि मल्टी फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसमें बताया गया है जैसे कि एपिडेमियोलॉजिकल थ्योरी इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉन इन्फेक्शियस एंड क्रोनिक डिसीज। जो एपिडेमियोलॉजिकल थ्योरी है वो कम्युनिकेबल डिसीज पे तो इनफेक्ट इम्प्लीमेंट होती है, लेकिन जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती, जैसे कि CAD कोरोनरी आर्टरियल डिसीज, तो इसमें ये इम्प्लीमेंट नहीं होती। इसमें मल्टी फैक्टर इसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रायोरिटीज एंड प्लान प्रिवेंटिव प्लान मेजर्स टू कंट्रोल द डिसीज। इसके लिए बहुत सारे कारक होते हैं, कॉज होते हैं 1 2 3, बहुत सारे मल्टी कॉजेज होते हैं। इसके बाद इसका इफेक्ट आता है, और इफेक्ट क्या आता है CAD, या कह सकते हैं और भी कुछ, जैसे कि कैंसर। तो इसके लिए बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि कैंसर है, कैंसर किसी एक कारण से नहीं होता है, ये जेनेटिकली भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन सिर्फ वो ही नहीं होता, इसके अलावा आपका जो एक्सपोजर है, आप कहाँ काम करते हो, कुछ ऐसे इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स होते हैं जहाँ पे आप काम करते हो, उसमें कैंसर की संभावना होती है। या फिर आपका डाइट या आपका स्ट्रेस, ये बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर होते हैं किसी भी डिसीज़ की थ्योरी के, इसमें ये बताया गया है। नेक्स्ट है लास्ट थ्योरी वेब ऑफ कॉजेशन थ्योरी। तो इसमें क्या है, मैकमोहन एंड पग ने क्या बताया, डिसीज नेवर डिपेंड्स अपॉन सिंगल आइसोलेटेड कॉजेज रेदर इट डेवलप फ्रॉम चेन ऑफ कॉजेशन। ये सिंगल एक आइसोलेटेड कॉज की वजह से नहीं होती है कि इसी कारण से डिसीज़ हो जाएगी, बल्कि इसमें एक किसी डिसीज़ को डेवलप होने के बहुत सारे मल्टीपल कॉज होते हैं, जो जिसको क्या कहते हैं, चेन बनाता है। बहुत सारे चेन, कैसे कड़ी एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ी होती है, इसी प्रकार इसमें भी बहुत सारे कारण होते हैं जिनका एक दूसरे से लिंक होता है, जिसकी वजह से एक कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन की वजह से कोई सी भी डिसीज़ होती है, उसे कहते हैं वेब ऑफ कॉजेशन। ये देखिए, जैसे कि ये डायबिटीज़ मेलाइटस है। डायबिटीज़ मेलाइटस एक एज ग्रुप में डायबिटीज़ मेलाइटस एज बढ़ने के साथ होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसके बाद सिर्फ एज बढ़ने से नहीं होती, उसमें डाइट कंट्रोल अगर कोई नहीं कर रहा है, इम्प्रॉपर डाइट ले रहा है, तो उसकी वजह से हो सकती है। एक्सरसाइज नहीं कर रहा है या सेडेंट्री लाइफ स्टाइल अगर कोई व्यक्ति फॉलो कर रहा है, उसकी वजह से होता है। फैमिली हिस्ट्री की वजह से हो सकती है। ये बहुत सारे मल्टीपल कारण होते हैं। पीयर प्रेशर, आपका काम का प्रेशर, या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हो, स्लीप डिस्टर्बेंस साइकिल है ना, ये बहुत सारे कारण होते हैं। वेब ऑफ कॉजेशन थ्योरी कहा गया है इसको, कि इसमें मल्टीपल कॉजेस होते हैं जिसकी वजह से डिसीज़ होती है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को क्लास से कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you for watching.